We can clearly call you a tri-colored beard lucky mascot for India. मतलब कोई सा भी मैच हो, विमेन्स क्रिकेट, मेंस क्रिकेट, खो खो तक जीत गए। मैच जीतते हो और जब उस समय आप अपना फ्लैग वेव करते हो और जब आप इंडिया वाला प्राउड फील करते हो ना, वो सारी चीजें साइड रह जाती है। दिमाग और दिल में जो चल रहा है ट्राई कलर बियर्ड, वो थमने को नाम नहीं लेता है। तुम तो बिल्कुल बिलियनियर की तरह बातें करते हो यार। तो सेंट लुसिया से बारबाडोस की मेरे पास फ्लाइट ही नहीं थी, तो हम 5 लोगों ने मिलके उस चार्टेड प्लेन को लिया। क्या कर सकते हैं लोग बाग जिससे कोफोर्ज में नौकरी मिल सके या ऐसे किसी और कंपनी में नौकरी मिल सके? आपको पहले तो आपको स्टे अपडेटेड रहना पड़ेगा, रिज्यूमे वेल मेंटेन्ड होना पड़ेगा, बेसिक स्किल सेट आपको ठीक करनी पड़ेगी। अब इतने लोगों को इंटरव्यू किया और कई लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे रिजेक्ट लोगों को क्या करना चाहिए जो अगली बार, क्या उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है? जब भी कोई इंटरव्यू देके आए हैं, उसका ना उनको क्वेश्चनर बना के रखना चाहिए कि क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और कहाँ मैं लैग गया। कई बार ये सोचता हूँ और मैं भूल जाता हूँ तुमसे पूछना है कि यार कुछ एक्सपीरियंसेस तो बताओ। बड़ा इलेक्ट्रिफाइंग मोमेंट होता है वो। मैं बारबाडोस में क्रिस गेल सर से मिला, मैं उनके साथ सेल्फी क्लिक कर रहा था, उन्होंने मुझे रोका और अपने मोबाइल में मेरी सेल्फी क्लिक करके अपने पास रखी, क्या बात जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्राई कलर बियर्ड। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम रेगुलर जो एआई मैं सिखाता हूं वो नहीं सिखाने वाला हूं। आज मैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं उनसे मिलेंगे, जिनका नाम है शांति प्रिय गोयल। शांति प्रिय गोयल हैं भारत के सुपर फैन। भारत के सुपर फैन इसलिए क्योंकि अपनी बियर्ड को, ही इज ऑल्सो नोन बाय ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन, ये अपनी बियर्ड को इंडिया के फ्लैग के कलर की तरह पेंट करते हैं और हर मैच में जाके इंडिया को चीयर करते हैं। इंडिया के सुपर फैन है, ना ही सिर्फ चीयर करते हैं, ना ही सिर्फ सुपर फैन है, बट मैंने देखा है कि हर मैच जिसमें भी ये जाते हैं हम जीत जाते हैं, वो ट्रॉफी हम घर लेके आते हैं और ये दुनिया भर में जाते हैं। तो आज हम मिलते हैं शांति प्रिय गोयल से, जो कि है हमारे द ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन। एंड शांति इज ऑल्सो अ टेकी। शांति टेकी भी है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 20 साल से हैं। तो आज ये हमसे ये भी बात करेंगे कि जो अपकमिंग टेकीज हैं, बिगनर्स हैं, वो कैसे अच्छी कंपनियों में जॉब पा सकते हैं और इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, क्या करना चाहिए, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए और अपनी तरक्की कैसे पा सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको। शांति, स्वागत है आपका लर्न एंड ग्रो विद अश्विनी शर्मा शो पे। इंडिया इंडिया, इंडिया, क्या बात है। बहुत अच्छा, मेरे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बढ़िया काम हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो अब अभी दिख रहा है और दिखने वाला है, आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा दिखने वाला है, वो आज हमारे साथ बैठा है। और मेरे को इतने सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में जो तुम्हें पूछने हैं शांति, बिकॉज इतना कॉर्पोरेट में बिजी रहने के बाद इतना सारा सब कैसे करते हो, ये बड़ा मुझे इंट्रिग करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप इंडिया को इतना सपोर्ट करते हो। दैट्स वन थिंग विच फ्रॉम माई हार्ट आई शुड से दैट इतना कमिटमेंट फॉर द नेशन इज ब्रिलियंट। मेरा पहला थॉट तो ये था कि ये हुआ कैसे शांति, मतलब कहां से ये सडनली बियर्ड आ गई और एकदम से ये ट्राई कलर्ड हो गया, ये क्या हुआ, मतलब हाउ डिड दिस हैपन? छोटा सा इसके पीछे ना छोटा सा एक स्टोरी है, नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। तो हाँ। वो छोटा स्टोरी क्या है कि ना, एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, हम सलून नहीं जा रहे थे, तो वो हल्की सी बियर्ड ग्रो हो गई। अब बियर्ड ग्रो होने के बाद जब कोविड खत्म हुआ तो फिर हम बैक टू नॉर्मल हो गए। बैक टू नॉर्मल में मेरे पेरेंट्स भी नॉर्मल हो गए। तो अभी तक तो वो चल रहा था कि बियर्ड बढ़ रही थी, उसके लिए रीजन था कि क्यों बढ़ रही है। फिर मम्मी ने थोड़ा प्रेशर डालना चालू किया, भाई अब कटा लो इसको, बहुत हो गया। जो तुमने कराना था वो कर लिया। फिर सडनली अभी आपका 2023 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, जब हम्म। हमारे इंडिया में था, तो मैं उसको फॉलो कर रहा था। तो वो बड़ा दिल से फॉलो करता हूँ मैं क्रिकेट को, हमेशा से ही चलता हुआ आया है वो अपना। तो दिल इंडिया में तो क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट्स, ए पैशन, ये हमारा एक रिलीजन है क्रिकेट। रिलीजन है, ठीक बिल्कुल। है, तो वो दिल से तो सपोर्ट है। तो फिर मैंने सोचा अपनी बियर्ड को क्यों ना मैं कहीं यूटिलाइज कर लूं। उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, मेरी बियर्ड दोनों, वो प्यार को, दोनों लव को, मेरे पैशन को और इसके बियर्ड लव को मैंने आपस में जोड़ा। मैंने कहा लेट मी ट्राई कि मैं बियर्ड को ट्राई कलर में करके चलता हूँ। तो वो पहली बार किया और वो थोड़ा वायरल हो गया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो वो ऐसे ये मेरी बियर्ड की ट्राई कलर जर्नी स्टार्ट हो गई। पहले तो मुझे लगा कि ये तो आर्टिफिशियल बियर्ड तो नहीं कहीं, राइट, बट यू आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क। ये कलर कैसे करते हो, क्या मतलब इसका क्या प्रोसीजर होता है, ये समझाओ। नहीं, जैसे बियर्ड। आपको लगा ना कि इसमें लगा कि ये फेक बियर्ड है, ऐसे सेम क्वेश्चन अभी जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में था, तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मैं जैसा सर से मिला, तो उन्होंने भी मिला तो मुझसे भी यही बोलते हैं, वो भी यही कहते हैं, कहते हैं यार ये असली है। मैंने कहा सर असली है, बस खींच के मत देखना। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, चलिए ट्राई कलर्ड बियर्ड हो गई, तो ये क्रिकेट कहां से आ गया?
क्रिकेट तो बचपन से ही है ना, बचपन से क्रिकेट ही खेला है। अभी आजकल में आप देखोगे, आजकल तो बच्चे वीडियो गेम में और आपके लैपटॉप में घुसे रहते हैं, लेकिन हमारा बचपन तो सिर्फ क्रिकेट, और वो बिल्कुल गर्मी की छुट्टियों का, बिल्कुल तपती गर्मी, 40-50 डिग्री टेम्परेचर होता था, पूरी छुट्टियां मई जून की हम क्रिकेट खेल रहे होते थे आज की हम्म। डेट में। लेकिन इसीलिए पता है आजकल मैं थोड़ा सा और प्रमोट करता हूँ स्पोर्ट्स को, जो मैं से देख रहा हूँ, मेरे बालक हैं, मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, यंग जनरेशन को देख रहा हूँ, दे आर मोर इनटू द इंडोर गेम्स भी नहीं बोलेंगे, हाँ। बेसिकली मोबाइल गेम्स, लैपटॉप हो, आईपैड हो, टीवी हो, उसी में घुस के रह गए हैं। तो वो ना फिजिकल स्पोर्ट्स कम करते हैं। हमने बचपन में काफी स्पोर्ट्स खेला है और उसमें क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है। वैसे तो मैं बैडमिंटन का कॉर्पोरेट प्लेयर हूँ, लेकिन क्रिकेट हमेशा से ही अच्छा लगा है, हमेशा से खेलते हैं, तो वो प्यार हमेशा से क्रिकेट के लिए चला गया। और फिर क्या है कि ना, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने जब आपका जो वनडे वर्ल्ड कप था, मैंने उसको फॉलो किया, सारे मैचेस मैंने इंडिया में देखे जाके, वो जो पैशन था वो और ज्यादा जनरेट हो गया। और हम्म। उसके बाद जब मेरा वो ट्राई कलर बियर्ड उसके साथ अटैच हुआ, तो वो मेरे को और मोटिवेशन फैक्टर, जैसे आप सब लोग बड़ा विशेष देते हैं, हमेशा से मोटिवेट करते हैं, तो वो पैशन और ज्यादा आगे जनरेट होता चला गया। मैंने कई बार पाकिस्तानी फैंस देखे थे, कुछ इंडियन फैंस भी देखे थे विद तिरंगा और समथिंग, बट दिस इज सो यूनिक विद दिस बियर्ड। तो एंड ओरिजिनल बियर्ड, नॉट अ, मतलब ये कोई वो ऊपर से नहीं लगाया हुआ है, ये मैनेज करते हो आप। इसको मैनेज करना, मैं इतनी सी बियर्ड लेके बड़ा परेशान रहता हूँ, तो इसको इतना मैनेज करना इंडिया के लिए तुमने ये पूरा किया, तो उसके लिए हैट्स ऑफ रियली। एंड आई सी सम क्रिकेट बैट एंड ऑल दैट, ये सब पीछे क्या है जो आपके रखा हुआ है? ये T20 भी लिखा हुआ है कहीं पे? ये एक मेरा बैट है जो रॉजर बिन्नी ने साइन करके दिया था। ओके। तो मैं नॉर्मली जहां जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ, जो भी मैं बड़े प्लेयर से बिग से मिलता हूँ तो मैं लेके आऊँ। ये मेरे को T20 वर्ल्ड कप जब मैंने देखा था, वहां का हिस्सा था वर्ल्ड कप फाइनल का, तो वहां से मेरे को सोवेनियर मिला था। तो जहां जहां मैं जाता हूँ वहां से कुछ ना कुछ सोवेनियर अपने लिए लेके आता रहता हूँ, यादें रखने के लिए। क्या बात है। और मैंने नोटिस किया कि जहां जहां तुम गए, वहां वहां जीत गए हम। सर मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि वर्ल्ड कप के सारे मैचेस हम जीते जो वनडे इंटरनेशनल वाले थे, उसका अमेजिंग। फाइनल मैच हम हार गए। वो दैट वाज द ओनली मैच जहां पर बड़ा दिल टूटा, दर्द हुआ। बट उसके बाद मैं T20 वर्ल्ड कप को फॉलो किया, पूरा फॉलो किया, तो T20 वर्ल्ड कप हम फाइनल जीते, फाइनल में बारबाडोस में था। उसके बाद हमारा ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है, तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में था, चैंपियंस ट्रॉफी हमने दो आईसीसी टूर्नामेंट बैक टू बैक जीते, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई ट्रॉफी उठाते हो आईसीसी टूर्नामेंट की, और आप उस भीड़ का और उस इस समय मैदान का हिस्सा होते हो, तो बड़ा दिल ना गर्व हो जाता है कि मतलब आप जब इंडियन फ्लैग को वेव्स कर रहे होते हो, तो जो आपके अंदर की वो भावनाएं होती है ना, वो ऐसे निकल के आती है, मतलब मैं आपको उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दैट वाज अ इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट, और पूरा स्टेडियम उस तरीके से माहौल में होता है कि वो बस, मैं कोशिश करूंगा अगला इवेंट हो तो आप मेरे साथ चलें और जरूर वहां जरूर। उसका आप लुत्फ उठाएं। हाँ बिल्कुल। बट और उस उसके बीच में अभी हमारा खो खो वर्ल्ड कप हुआ, तो खो खो वर्ल्ड कप वाज आल्सो इन दिल्ली। तो दिल्ली में तो उसका मेंस और उसका वुमेन्स दोनों वर्ल्ड कप के मैं फाइनल में था, तो वो दोनों वर्ल्ड कप भी हमने जीते। अरे वाह, तो ये मुझे तो नहीं पता अब था कि खो खो वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो वेरी फर्स्ट टाइम का खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है, वो इंडिया में हुआ, दिल्ली में ही था। तो मैं उसका भी पार्ट बना, उसके मैंने सारे मैचेस तो नहीं देखे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल्स। तो वो फाइनल्स जीते और वो दोनों फाइनल जीते, तो मेरे को बड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में चार बड़े बड़े टूर्नामेंट ट्रॉफीज अमेजिंग। उठाते हुए मैंने देखा है इंडिया को। तो वी कैन क्लियरली कॉल यू अ ट्राई कलर्ड बियर्ड लकी मैस्कॉट फॉर इंडिया। मतलब कोई सा भी मैच हो, विमेन्स क्रिकेट, मेंस क्रिकेट, खो खो तक जीत गए, तो आई थिंक दैट्स रिमार्केबल। आई थिंक यू आर लकी हमारे लिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि यू आर अ फुल फ्लेजेड एम्प्लॉय ऑफ कोफोर्ज, और कोफोर्ज में यू आर अ सीनियर एम्प्लॉय, सीनियर कॉर्पोरेट लीडर। और वहां पे मतलब क्या ये कलर्ड बियर्ड लेके जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, कलर्ड बियर तो मेरे से लोग, सब लोग बोलते हैं कि यार कलर्ड बियर में आऊं, उनको सबको सेल्फी क्लिक करानी होती है, मिलना होता है, बट वो मुश्किल है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उतने टाइम लंबा रख भी नहीं सकता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इट इज हार्मफुल, तो इट कैन बी हार्म फॉर मी, मेरे हेयर्स के लिए, मेरे स्किन्स के लिए। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई इवेंट होता है, एनी स्पेसिफिक इवेंट, तो उस टाइम मैं करता हूँ, और उसके बाद जब इवेंट खत्म हो जाता है तो फिर मैं उसको वॉश आउट कर लेता हूँ। तो जब मैं वर्ल्ड कप जीत के आया, तो सब लोग मेरे साथ, बड़े सब लोग मेरे साथ डीपली कनेक्टेड हैं। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, दे ऑल वांट टू हैव अ पिक्चर विद मी। तो कोई जैसे आपका 14 अगस्त को हमने सेलिब्रेशन किया, तो वो ट्राई कलर वाला फील चल रहा था, तो एट दैट टाइम आई डिड माई बियर्ड इन अ ट्राई कलर। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है कोफोर्स डे, तो मैं हम्म। उस दिन सारे कोफोर्स डे वाले दिन मैं ट्राई कलर बियर्ड करके गया टू गेट द पिक्चर्स विद माई ऑल द एम्प्लॉइज एंड ऑल माई सीनियर्स। मेरे पास सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं और आपके कोचेज हैं, उन सबके साथ मेरी सेल्फी है।
जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ है, बट मैं अपने जो मेरे एक्चुअल कोलीग्स हैं जिनके साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरे सीनियर्स हैं जो मेरे को हमेशा मेंटरिंग करते हैं, गाइड करते हैं, तो मेरे को उनके साथ भी सेल्फी चाहिए थी। तो मैंने वो कोशिश किया कि चलो ऐसे करते हैं। डेली तो मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। तो ये जो ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन है, जो लकी मैस्कॉट है, हमने नेटवर्क 18 में मिस कर दिया जब हम लोग साथ होते थे। तब भी क्रिकेट के बड़ा पैशन था, मेरे को याद है, और काफी लीड रखते थे इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। अभी लेकिन मैं बीच बीच में नेटवर्क एटीन जाता रहता हूँ, बड़ा और बड़ा ना अच्छा लगता है आपको जब आपकी कंपनी में जहां आपने काम किया वहां आप एज ए गेस्ट जाते हो। और अभी थोड़े दिन पहले मेरे को कॉल आया जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए कि स्टूडियो से हमें लाइव देना है। तो मैंने उसको दोस्त को बोला कि मैंने कहा यार पहली बार मेरे को तुम एज अ ऑफिशियली इनवाइट कर रहे हो, मैं हमेशा से अपने आप से आता था। तो वो बेसिकली ट्राई कलर बियर्ड में वहां लेके जाता हूँ। अब सब लोग आपको बुला रहे हैं, इतना लोग बाग आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो फील क्या होता है यार? मेरे को ना सब लोगों के साथ मिलना, सब लोगों से बातें करना, मैं वैसे भी बीच में सब लोगों से मिलता रहता हूँ। मैंने नेटवर्क एटीन छोड़े हुए 13 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं सबके साथ बड़ा क्लोजली कनेक्टेड हूँ। तो जहां जहां जाता हूँ मेरे को वो सारे लोग, मेरे को पुराने लोग मिलते हैं। अभी मैं मेलबर्न सिडनी था BGT सीरीज में, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। तो मेलबर्न में मेरे को 17 साल पुरानी मेरी एक फ्रेंड मिली, सिडनी में मेरे को 17 साल पुरानी मेरी एक फ्रेंड मिली। तो मैं उनसे मिला, तो मेरे को ना ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि जो मैं ट्राई कलर बियर्ड है वो तो अक्रॉस द ग्लोब ले ही जा रहा हूँ। इनफैक्ट जितने मेरे सारे कनेक्ट है जो मेरे साथ सिर्फ फोन पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड थे, वो मेरे साथ फिजिकली कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक नेटवर्किंग इससे, और एक एका एका तो आता ही है, भले ही आप जानो या ना जानो। जो भी आपको ग्राउंड पे मिलेगा उसको लगेगा रिलेशनशिप, आपसे एक कनेक्ट लगेगा, क्योंकि यू आर इंडिया, योर बियर्ड मेक्स यू इंडिया योर सेल्फ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप इंडिया को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सभी रिलेट कर पाएंगे। तो आई आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग डेफिनेटली। मेरे दिमाग में एक सोच आ रही है, और वो मेरे को लगता है व्यूअर्स के दिमाग में भी होगी, कि क्या आप कोई करोड़पति बिजनेसमैन हो या क्या हो। मतलब जहां तक मुझे पता है, यू आर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय डूइंग ग्रेट एट कोफोर्ज, बट ये इतना वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, हर तरफ जा रहे हो। ये टाइम तो दूसरी बात है, ये पैसा कहां से आता है यार? हाउ डू यू कॉन्ट्रीब्यूट सो मच इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं ना, दुखती रग पे हाथ रख लिया जिसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक। मेरे को सब लोगों ने बोला यार अभी तक तुमने, बहुत सारे हर जगह क्वेश्चन आते हैं कि यार शांति प्रज्वल तुमने कितना खर्च कर दिया, कहाँ खर्चा किया है, ऐसे पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या है कि ना, आई एम नॉट अ वेरी रिच फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली है, पढ़ाई करी है, ठीक ठाक ऑफिस में काम कर रहे हैं, IT प्रोफेशनल हैं, वर्किंग कोफोर्ज, पहले नेटवर्क 18 में था। तो पैशन था, ट्रैवल करने का पैशन था, प्लस स्पोर्ट्स का पैशन था, ट्राई कलर बियर्ड को हर जगह लेके जाने का पैशन, एक जुनून सा सवार हो गया। तो जो भी मेरी सेविंग्स थी अभी तक की, वो मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि सारी मैंने लगा दी है, क्योंकि वो दिल से हो रहा है ना। तो वो मेरे को ये हो रहा है कि रुक नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरे को, मैं अपने आप को बहुत बार मेरा अकाउंट स्टेटमेंट मेरे को कहती है कि थम जाओ शांति प्रज्वल, बस बहुत हुआ। बट वो मेरा अंदर का जो दिल है ना, वो जो दिमाग और दिल में जो चल रहा है ट्राई कलर बियर्ड, वो थमने को नाम नहीं लेता है। मैं भी कोशिश थी कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी कैसे करूंगा, कैसे जा पाऊंगा, हाउ आई विल मैनेज, बट समहाउ वही दिल ने कहा नहीं नहीं करना है तो करना है। तो फिर गया और जाके कर पाया। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हल्का सा बहुत स्ट्रगलिंग, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगलिंग वाले डेज आते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो चल रहा है अपना काम। व्यूअर्स हैं, वो भी भले ही ये ट्राई कलर बियर्ड रख के नहीं जाना चाहते, पर वो भी मैचेस देखना चाहते हैं बाहर, और वो भी आप ही के लेवल के हैं, और नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दे वांट टू ट्रैवल। तो क्या कुछ उनके लिए कुछ टिप्स दो कि वो कैसे कर सकते हैं ये ऑल्सो। आपने एक उस टिप्स के अलावा ये भी बताओ कि मैंने सुना कि कोई चार्टर्ड प्लेन भी ले लिया था। तुम तो बिल्कुल बिलियनियर की तरह बातें करते हो यार। ये आप निकाल के कहाँ से लाए हो, इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली कहाँ से आपने? मैंने देखा है कहीं ना कहीं, मुझे याद है कि कोई चार्टर्ड प्लेन ले लिया तुमने फाइनल्स के लिए, या कुछ ऐसा था। एम आई हाँ रॉन्ग? सर, एक्चुअली उसके पीछे क्या कहानी है वही आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप का टाइम था, मैं सारे मैचेस देखने निकल रहा था। एक ना, मतलब बेसिकली क्या कि वेस्ट इंडीज में जो हमने टूर्नामेंट किया, पहले कुछ मैचेस हमने US में करे और रेस्ट ऑफ द मैचेस हमने वेस्ट इंडीज में करे T20। वहां ना थोड़ा सा ना टूर्नामेंट मैनेजमेंट जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ था, टिकट सारी सोल्ड आउट थी। उसके पीछे रीजन ये था कि हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पर पहुंच नहीं पा रहे थे, लिमिटेड फ्लाइट थी वहां पर, उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया। और वहीं पर क्या हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि एक्चुअली वो सब कुछ प्लान नहीं था। मतलब एक चीज थोड़ी सी जो टफ होती है, वो टफ ये होती है कि आपका, जब आप ट्रैवल करते हो और जब टूर्नामेंट में होते हो, नॉकआउट मैचेस होते हैं कि आप क्वार्टर फाइनल जीतोगे तो सेमीफाइनल खेलोगे, सेमीफाइनल जीतोगे तो फाइनल खेलोगे। तो आपकी जो रिटर्न आइटनरी होती है ना, वो डिफाइंड नहीं होती है कि आप हम्म। किस समय लौटोगे। तो उसके चक्कर में आप पहले से एडवांस टिकट बुक नहीं करा सकते, आपको ऑन स्पॉट देखना पड़ता है कि कैसे आओगे और कैसे जाओगे। वहीं पर ही मैं फंस गया फाइनल देखने के लिए। हम्म। फाइनल था बारबाडोस में और मैं था सेंट लूसिया में। तो सेंट लूसिया से बारबाडोस की मेरे पास फ्लाइट ही नहीं थी। देयर वाज एन ओनली ऑप्शन। फिर देखा क्या किया, R&D मारी तो पता चला कि वो बस चार्टेड प्लेन इज द ओनली ऑप्शन। तो मैंने कहा क्या किया तो जाएगा, अकेला मैच तो ले देखना लिया? है।
सर अच्छा। चार लोग और थे मेरे साथ। तो हम 5 लोगों ने मिलके उस चार्टेड प्लेन को लिया और हमने कहा कोई बात नहीं यार, मैच नहीं छोड़ सकते और हमको चलना है, मैच देखना है। और लकीली अच्छा ये हुआ कि वो हम टूर्नामेंट जीते, फाइनल जीते, चार्टेड प्लेन लेके आया। जीतने के बाद वो वसूल हो गए पैसे। दर्शकों को मैं बता दूं कि इनको कोई इंडियन टीम से या स्टेडियम से टिकट देने नहीं आता। ये सब कुछ खुद करते हैं सिर्फ अपने पैशन की वजह से। तो वो टिकट लेना, ट्रैवल बुक करना, कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा संक्षिप्त में बताओ कि ये कैसे लोग बाग खुद भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि ना, हमें लगता है कि ना बाहर जाना बहुत मुश्किल है, बाहर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको प्लान्ड वे में करोगे तो वो उतना मुश्किल नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके पास टाइम, किस टाइम आप ट्रैवल कर सकते हो। सबसे पहले आपको शेड्यूल देखना है कि बीसीसीआई का शेड्यूल ऑलरेडी पब्लिश होता है कि कब हम कौन सा टूर्नामेंट कर रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, या कोई कौन कंट्री हमारे पास आ रही है। तो लेट्स से कि अगर हम ओवरसीज की बात करते हैं तो हमें को पता होता है एडवांस में प्लान। तो आप प्लान को जितना एडवांस में आप एग्जीक्यूट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस कंट्री में जाना है। उस कंट्री की साइट पे जाके आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है। कंट्री की साइट पे जाके आपको वीजा कैटेगरी चेक करनी है। आपको नॉर्मली आप जाते हो तो टूरिस्ट वीजा पे जाते हो। तो टूरिस्ट वीजा आपको कैसे मिल सकता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या आपके बेसिक नीड है, क्या आपको चाहिए। कोशिश करा जाता है कि आप उस कंट्री के किसी पर्सन को, कोई एक कनेक्ट बंदा निकला है जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेज दे। के लिए जो ट्रैवल वीजा है वो बहुत इजी हो जाता है। टूरिस्ट वीजा, हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है वो बहुत हैवी पासपोर्ट बन गया है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे इंडियन पासपोर्ट को ऑन अराइवल वीजा पे एनरोल कर दिया है। तो ऑनलाइन जाके देखा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री में आजकल वीजा जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वैसे भी अब तो मैं एआई सिखा रहा हूँ, तो एआई पे जाके सभी कुछ पूछा जा सकता है। और इनफैक्ट चैट जीपीटी मैंने में। आपका देखे हैं, आपके आपके एआई वाले सेशन देखे हैं, तो मेरे को लगता है जो दर्शक मेरे को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने आपके एआई वाले सेशन देखे होंगे। हाँ उनको जी। बहुत कुछ नहीं करना है, आपके एआई वाले सेशन को यूज करके और आपको ट्रैवल प्लान बना देना है। क्या बात। उनको ट्रैवल प्लान पूरा बना के दे देगा आपका एआई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कैसे वीजा लेना है, कैसे टिकट लेना है, कहाँ स्टे करना है, बस आपको डालना है कि कहाँ से कहाँ क्या प्लान करना है आपको। लिंक लिंक भी दे देगा कि इस लिंक पे जाओ और कर दो। ठीक है। आप आगे कुछ और सोच रहे हो, मतलब और कोई आपको बोलता है कि हमारे लिए भी चेयर करने आओ, कोई दूसरा गेम दिमाग में है, या दूसरे कोई गेम के लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं? आपने मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है और मेरे से काफी बार पूछा भी जाता है वो। तो अभी रिसेंटली एनडीटीवी ने मेरे को एक शो में बुलाया हुआ था, इनवाइट किया था, और वहां पर पैरालंपिक के भी काफी सारे प्लेयर आए हुए थे। उनकी शिकायत थी या रिक्वेस्ट थी, ठीक है, तो उनका यही था कि यार आप ओनली क्रिकेट को ही क्यों प्रमोट करते हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ भी चलिए, हमारे साथ भी जाइए। तो तभी अभी आपका पैरालंपिक था, तो मैंने उनको कमिट किया कि यार कि मैं जाना तो जरूर चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना सर कि मैं एक ऑफिस भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, और आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी है। बट डेफिनेटली जहां पर भी मेरे को मौका मिलता है मैं वहां पर ट्राई करता हूँ कि जाके अपनी अवेलेबिलिटी दूं और जाके अपने तिरंगे को वेव करूं और प्लेयर्स को मोटिवेट करूं। आने वाले टाइम में आई एम डेफिनेटली, देखोगे कि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट और आपका खो खो, बाकी इवेंट्स में भी मैं आपको मिलूंगा। नहीं, आई आई थिंक ये तो मैं भी तुम्हें बोलूंगा कि ऐसे इवेंट में जरूर थोड़ा टाइम निकाल के जाओ, जैसे पैरालंपिक्स है, या और भी कोई ऐसे जगह है जहां पे आपके जाने से उनको डबल प्रोत्साहन मिलता है कि ये देखिए, ये वो है ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन जो इंडिया को जिताते हैं, ही इज द लकी मैस्कॉट, आज हमारे पास आए हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट थिंग इफ यू कुड डू दैट। मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड ग्रो विद अश्विनी शर्मा। तो अब वो लर्निंग एंड ग्रोइंग का कुछ एलिमेंट में चाहता हूँ लोगों को ये भी पता लगे कि ये खाली ट्राई कलर्ड बियर्ड मैन लकी मैस्कॉट नहीं है, ये आईटी प्रोफेशनल है। और ये कुछ दर्शकों से शेयर करो अपना एक्सपीरियंस कि कैसे उनको जॉब मिल सकता है, अपना रिज्यूमे कैसे अच्छा बना सकते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा जिससे व्यूअर्स को थोड़ा फायदा हो। कोफोर्ज में 12 साल हो गए तुमको, है ना? और 12 साल में आपने कई, 13 13 साल। 13 साल हो गए, हाँ 13 साल हो गए। तो 13 साल में सैकड़ों रेज्यूमे देखे होंगे, लोगों को हायर भी करने लगे होंगे। तो ये क्या लगता है कि किस तरह का रेज्यूमे एक्चुअली तुम लोग को पसंद आता है देखने में? ऐसा कुछ सजेशन दो लोगों को कि इस तरह का रेज्यूमे बनाओ जिससे हम लोग, क्योंकि कोफोर्स तो $1 बिलियन प्लस कंपनी है, राइट? तो $2 बिलियन होने वाली है अभी, कितने होने बहुत वाली है? जल्दी। $2 बिलियन। 2 बिलियन। तो इतने लोग हायर करती है हमारे इंडिया में, इतना एम्प्लॉयमेंट देती है। तो क्या कर सकते हैं लोग बाग जिससे कोफोर्स में नौकरी मिल सके, या ऐसे किसी और कंपनी में नौकरी मिल सके? बेसिक थंब रूल है रिज्यूमे का कि रिज्यूमे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंटली चीज क्या होता है कि जो आपको आता है, जो आपको पता है, को रिज्यूमे में वही लिखना है। लोग क्या करते हैं ना, लोग ना नॉर्मली, अगर मैं फ्रेशर लोगों की बात करूं, हम्म। फ्रेशर लोग ना कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट क्या करते हैं, वो आपके सीनियर का रिज्यूमे लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और उनमें
क्या होता है कि बहुत बार जब मैं काफी बार हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, मैं बहुत सारी कॉलेजेस में जाता हूँ कि इंटरव्यू करने के लिए, कोहोर्ट की हायरिंग के लिए भी जाता हूँ। तो वहां जाके देखते हैं कि जब आप रिज्यूमे देखते हो तो आपको रिज्यूमे अच्छा सा लगता है, हम्म, लेकिन जब आप उनको इंटरव्यू करते हो हम्म, तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको पता लगता है कि यार ये जो इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो उस पे इसने काम ही नहीं किया है। तो हम्म, एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि रिज्यूमे बहुत ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए, उसमें हम ये टेक्नोलॉजी भी लिख दें, आप ये भी लिख दें और ये भी लिख दें। हम्म। जैसे लेट्स से कि रिसेंटली एआई चल रही है, एमएल चल रही है, रोबोटिक्स चल रही है, पूरा भर कि देगा वो चैट पाइथन चल रही है चैट ना, वो जीपीटी सब को कुछ। बोलोगे पूरा भर देगा रेज्यूमे वो। हाँ, तो वो सब कुछ डाल देते हैं। हाँ। एक्चुअली जो कंपनी, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं कि हम क्या करते हैं, या कोई भी बड़ी कंपनी एमएनसी क्या होती है, उनको बंदा चाहिए कि जिसको वो ट्रेनिंग दें, और बंदे के पास लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, एप्टीट्यूड उसका होना चाहिए, और उसका एटीट्यूड होना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका बेसिक कोर पिलर्स जो हैं, जो भी किसी टेक्नोलॉजी के होते हैं, वो आपके पास बेसिक होने चाहिए। आपको स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आपने करी हैं, कोई आपने सर्टिफिकेशन करे हैं, तो वो आपके लिए एडवांटेज होते हैं। बट आपका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करे हुए हैं या उसी के बारे में आपने बताया है, और आप बेसिक टेक्नोलॉजी की आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज का जो कोर है वो बेसिक ही है। तो वहां लोग ना बड़ा ना मिस कर देते हैं उन चीजों को। एआई जो आजकल आ गया है, चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये सब तो सब लोग यूज करते हैं अपना रेज्यूमे बनाने के लिए। मैं भी सिखा रहा हूँ लोगों को कैसे यूज करना है। तो इसमें क्या कुछ कोई वार्निंग सिग्नल्स हैं क्या, जो आपको लगता है कि यार ये तो एआई से बनाया हुआ है तो इसको तो साइड कर दो, कुछ ऐसा सर, वार्निंग? मेरे हिसाब से ना, मतलब मेरे मेरे को जो समझ में आता है और जो मैंने फील किया है, हम्म, जो आपको आता है ना, आपको रिज्यूमे केवल वो डालो। बिल्कुल। बहुत कुछ डालने की जरूरत नहीं है कि आपको 3 पेज का रिज्यूमे या 2 पेज का रिज्यूमे बनाना है। नहीं, आजकल 1 पेज रिज्यूमे चल रहे हैं। आपका एक ही पेज पे डिफाइंड है कि आपने कहाँ काम किया, कितनी जगह काम किया, क्या आपके पास सर्टिफिकेशन है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, किस तरीके की पोजीशन होल्ड करते हो। तो आपका मतलब रिज्यूमे ना क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, और जो रिज्यूमे में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए पता बस। और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब लोग ना गलती करते हैं कि बड़ा भरा, ये भी भर दो, वो भी भर दो। वो ना बड़ी मिस्टेक होती है, बड़ी गड़बड़ी होती है। हम लोगों ने भी सर अपने इनिशियल लेवल पे करी है, आज से 17 साल पहले। बिल्कुल मैं बिल्कुल। अगर आपको अपने आप से बताऊं, मेरा अपना एक इंसिडेंस दूं, तो मेरा इंसिडेंट यही था कि मैं एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था। पहला इंटरव्यू था, मेरे पास भी रिज्यूमे नहीं था। मैंने अपने सीनियर का रिज्यूमे लिया, उसे कॉपी पेस्ट किया। तब तो एआई भी आई वगैरह भी नहीं होती थी, वो तो सिंपल करते थे। हाँ। बहुत सारी चीजें मैच कर रही थी। 2 पेज का रिज्यूमे था। हम्म, दूसरे पेज पे एक वर्ड था डीबीएमएस, और उसके आगे लिखा हुआ था कौन सा डीबीएमएस, आईबीएम डीबी 2। हम्म, तो 1 2 पेज चल रहा था। रिज्यूमे होता होता शाम वाला टाइम हुआ। अब जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मेरा सारी स्क्रीनिंग क्लियर थी सर। रिज्यूमे स्क्रीनिंग क्लियर हो गई, आपकी एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, आपका सारे टेस्ट क्लियर हो गए। जब फाइनल टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, बंदे ने जब रिज्यूमे पलटा, पहला पेज पलटा, दूसरा पेज पलटा, दूसरे पेज का जो पहला लैंग्वेज था, पहला टूल था, वो बंदा उसी का एक्सपर्ट था। हम्म। उसका क्वेश्चन ही उस पे आया, ओह, और वो उसका मेरे को कुछ नहीं पता था, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो बाहर हो गया खत्म, मतलब जैसे। तो आई थिंक खत्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रेज्यूमे में लिखा है और अगर आपके पास नहीं है तो दैट इज वर्स देन एक्चुअली नॉट हैविंग दैट क्वालिटी। जो आजकल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको लगता है कि यार मैं एक नामी ग्रामी कॉलेज से पास आउट नहीं हूँ, वर्सेस एक बहुत मतलब पॉपुलर कॉलेज से पास आउट है। तो ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं तो आपका क्या नजरिया है? मैं उन लोगों को ये सुनाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी $2 बिलियन की कंपनी क्या सोचती है इस बारे में। तो ऐसा मतलब एक ना ये मिथ है कि ऐसा कुछ होता है कि डेफिनेटली जो बड़े कॉलेजेस है, नामी कॉलेजेस, उनका डेफिनेटली फर्क तो पड़ता ही है सर, वहाँ की स्टैंडर्ड्स में। वहाँ के जो आपके एंट्रेंस दे के आदमी जाता है, बच्चा जाता है, अच्छे जेई के स्कोर के बेसिस पे वहाँ एडमिशन होता है, तो डेफिनेटली अच्छे कॉलेजेस का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो हम्म। जहाँ हम कैंपस हायरिंग के लिए जाते हैं, तो अच्छे कॉलेजेस में बाय डिफॉल्ट सारी कंपनीज अप्रोच करती है, और वहां से हम लेके आते हैं। बट अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर कोई आपके पास इंटरव्यू में आता है और उसका जो रेज्यूमे है और जो वो बोल रहा है वो मैच कर रहा है और बहुत अच्छा स्किल सेट है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है या इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपका क्या उस पे वो होता है, सिलेक्शन ये क्राइटेरिया? डिपेंड सर, ये ना डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपके पास रिक्वायरमेंट कैसी है। हम्म, ठीक है, अभी जैसे हमने कोई जॉब निकाली, अगर लेट्स से कि वो कोई क्लाइंट फेसिंग जॉब है। हम्म, अब आपके पास एमएनसी है, तो आपके सारे क्लाइंट ओवरसीज हैं। तो अगर आपको उन क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन तो ठीक होनी पड़ेगी, है ना। हम्म। तो वर्बल भी आपकी कम्युनिकेशन और आपकी रिटन कम्युनिकेशन दोनों आपकी ठीक होनी पड़ेगी। हाँ। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन होना ही इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी आपके पास स्किल सेट अच्छा है और हमारे पास क्लाइंट फेसिंग जॉब नहीं है,
रोल नहीं है हमारे पास। वो रोल है, हमारी कोई भी डिलीवरी मैनेज करनी है, हमारी कोई भी बैकएंड पे कोई हमारे को कुछ काम कराना है, तो हम वहां पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन कम के बाद भी हमको, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे को वो डेवलप कराना है, हमारे को टेक्नोलॉजी स्टैक अच्छा चाहिए। हाँ। बहुत बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि स्किल सेट कम पे भी हम काम चला लेते हैं, अगर वो हमारा क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं है। हम्म। यूएस में बैठा हुआ बंदा जिसके पास कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, तो थोड़ा सा मैटर जरूर करता है, बट डिपेंड करता है कि आपके पास क्या किस टाइप की प्रोफाइल ओपन है। एक ये मेरे दिल के बड़ा क्लोज पॉइंट है कि आप इतने लोगों को इंटरव्यू किया और कई लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे रिजेक्ट लोगों को क्या करना चाहिए जो अगली बार, क्या उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम कंपनी में कि नहीं मिलती है, पहला। दूसरा, कि उनको क्या करना चाहिए जिससे अगली बार वो रिजेक्ट ना हो। डेफिनेटली दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिजेक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस बंदे के पास वो स्किल सेट ना हो, बट स्किल सेट कैन बी स्केल्ड एनी टाइम। तो आप हर जगह पर ना एक कूलिंग पीरियड होता है, कहीं 3 महीने का होता है, कहीं पे 6 महीने का होता है, वो डिपेंड करता है एमएनसी टू एमएनसी। तो बहुत सारी जगह पर होता है कि 1 साल का भी होता है। तो आप उस कंपनी की एलिजिबिलिटी जो कूलिंग पीरियड है उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। कूलिंग पीरियड और होता जो एक बार आपसे गलती है तो बिल्कुल। और दूसरा ना इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है जो लोग नहीं करते हैं, जब भी कोई इंटरव्यू देके आए हैं उसका ना उनको क्वेश्चनर बना के रखना चाहिए कि है। क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और कहाँ मैं लैग गया। क्या बात है, तो वेरी उन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली हम क्या होते हैं, इंटरव्यू देके आए, आके बैठ गए, खत्म कहानी। तो अगर आपने क्वेश्चनर बनाया और आप लेट्स से कि एक बंदा 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, तो उसके पास एक इंटरव्यू में मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, 5 इंटरव्यू में उसके बाद 50-60 क्वेश्चन हो गए। अगले छठा सातवें इंटरव्यू में वो ऑलमोस्ट उसमें से 2 4 5 क्वेश्चन रिपीटिव हो जाएंगे। करेक्ट। आपको आपको ना उस चीज पे काम करना है, उसको आपको डॉक्यूमेंटेड करना है, और जो स्किल सेट है वहां से डेवलप करके दोबारा अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब जो लैकिंग आपको लगता है, आपको फीडबैक भी ले लेना चाहिए, क्या क्या बोलते हैं उस समय पूछना चाहिए आपको कि क्या क्या आपको लगता था मेरे सर में। एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ ना बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि फीडबैक एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली जो फीडबैक होता है वो फीडबैक एचआर कम्युनिकेट करता है। हम्म। हम एज ए इंटरव्यूअर हम फीडबैक नहीं। पर्सन को नहीं देते हैं, और हम फीडबैक देते हैं अपने फीडबैक फॉर्म पे जो हमारे पास इंटरव्यू शीट होती है, और जो आपके एचआर पर्सन होते हैं वो एचआर पर्सन आपके फीडबैक एम्प्लॉय को दे देते हैं। तो शांति, जैसे कि मैं व्यूअर्स को बता दूं, हम इनको बोलते हैं एसपीजी, एसपीजी कमांडो, हमारे इंडिया के एसपीजी कमांडो है ये, द लकी मैस्कॉट। तो एसपीजी, ये बताओ कि आप जब मैदान में होते हो तो यार अलग अलग चीजें होती होंगी। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ और मैं भूल जाता हूँ तुमसे पूछना है कि यार कुछ एक्सपीरियंसेस तो बताओ कि यार वहां पे क्या क्या हुआ, कुछ ऐसा जो वाकई दिमाग से निकलेगा नहीं और वो यादगार रहेगा आप। जो सर मोमेंट होते हैं ना, जो वहां लाइव देखने के मोमेंट होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। उसको अगर आप मेरे को बोलो कि एक्सप्लेन करो, तो वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा इलेक्ट्रिफाइंग मोमेंट होता है वो। हम्म। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि जो आपको याद रह जाते हैं। हम्म। जैसे लेट्स से कि मैं बारबाडोस में क्रिस गेल सर से मिला, हम्म। मैं उनके साथ सेल्फी क्लिक कर रहा था। अरे वाह, क्रिस तो गेल से उसके मिले। बाद हाँ, उनके साथ मैं सेल्फी क्लिक कर रहा था, उसके बाद वो दोबारा टकरा गए। उन्होंने मुझे रोका और अपने मोबाइल में मेरी सेल्फी क्लिक करके अपने पास रखी, क्या बात जस्ट है। बिकॉज ऑफ माई ट्राई कलर बियर्ड। तो क्या वो बात ना मतलब वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो बड़े ना आपको ट्रैक करते हैं और मोटिवेट करते हैं, और ऐसा लगता है कि आप ट्राई कलर बियर्ड, क्योंकि मेरे पास अगर देखोगे तो यार एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, नॉर्मल सा चेहरा है मेरा, बस सिर्फ एक बियर्ड है, और वो बियर्ड ट्राई कलर है एक्चुअली। बस सिर्फ बियर्ड तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं, सिर्फ एक ट्राई कलर बियर्ड है जो मेरे को स्टैंड आउट करती है। तो मैं वो देखता हूँ कि एक ट्राई कलर क्या इम्पैक्ट डालता है अक्रॉस द ग्लोब। तो वो जो उसने फोटो क्लिक करी क्रिस गेल सर ने, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्राई कलर बियर्ड। तो वो मेरे साथ ना वो एक बड़े अच्छे से इंसिडेंट, जैसे उसके बाद मैं आई वाज स्टेइंग इन द टीम होटल में रुका हुआ था बारबाडोस हाँ। में। वेस्ट इंडीज की टीम भी वहीं रुकी हुई थी। वहां पे एंड्रे रसल मेरे को मिले, तो मैं उनके साथ फोटो कौन क्लिक मिले? कराने, एंड्रे रसल रसल, अच्छा, रसल, रसल, ओके। तो मैंने उनके साथ फोटो क्लिक करने चला गया। तो फोटो क्लिक करा, तो उसके बाद में तुरंत उन्होंने बोला आई सीन यू ऑन टीवी मैन। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सुबह मेरा मैच था इंडिया वाला, और उन्होंने मेरे को मतलब, और वो ना बड़े ही ना जेंटलमैन है। तो मैं उनके साथ आपको मैं शेयर करूंगा कि उनके साथ जो मेरी सेल्फीज है ना, वो स्विमिंग पूल में नहाते हुए हैं, वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और मैं उनके साथ सेल्फी क्लिक कर रहा हूँ। दे वर वेरी हम्बल कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार हाँ आप सपोर्टर हो एंड आप मेरे साथ फोटो क्लिक करो। थैंक्स फॉर शेयरिंग सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और ऐसे मोमेंट्स बढ़ते जाएं आपकी लाइफ में, और दूसरे गेमों को आप प्रमोट करो। दैट्स माय विश फॉर यू। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसको, जो पैशन को, इसको छोड़ना नहीं। हिंदुस्तान को ऐसे बंदे की जरूरत है जो हर जगह मौजूद हो और लकी हो। एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा से मैंने आपसे कैरी फॉरवर्ड करी है, आपसे बहुत सीखा है। आपके जितने भी सेशंस हैं, जितने भी आपने किए, मैंने बहुत कुछ
आपसे उन चीजों के बारे में सीखा है। तो मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हैं आपके, जो हम मेरे को आपने इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी, तो एक कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सल हो, जो टेक्नोलॉजी या बाकी किसी, या कोई मैनेजमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के लिए जा रहा है, कोई एजुकेशन इंटरव्यू के लिए, कोई आप एक दो ज्ञान वाली बातें हैं, कोई ऐसी स्किल सेट आप बता पाओ बच्चे के अंदर होनी चाहिए, या उसको कैसे वो एनकैश कर सकता है, कैसे वो बढ़ा सकता है अपनी उन स्किल्स को। तो मैं एक्चुअली रिवर्स पॉडकास्ट के लिए तैयार नहीं था, पर मैं सोच नहीं नहीं, बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे एक ही क्वेश्चन है बस। वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो वो इंटरव्यू वाला पार्ट देख रहे हैं, रिज्यूमे वाला, उसमें आपका भी थोड़ा सा वो एक्सपर्टाइज है। हाँ जरूर। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि आप रिजेक्ट हो जाओ, फेल हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन ईमानदारी मत छोड़ो दिल की। सिंसेयर रहो। और ईमानदारी का मतलब खाली सिंसेरिटी नहीं होता है, सिंसियरली सीखते रहो यार। दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली, कि कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर यहां नहीं हो रहा तो मैं टेढ़ी उंगली से घी निकाल के कुछ ना कुछ कर लूंगा। ऐसा होता नहीं लॉन्ग टर्म में। ईमानदारी, डेडिकेशन, कमिटमेंट और कंटिन्यूस लर्निंग। अब आज देखो, 3-4 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे। मेरे को ना तो यूट्यूब आता था, ना एडिटिंग आता था। मैं दूसरों से एडिटिंग करवाता था लेकिन आता तो नहीं था। राइट यस। ना, मैं कभी प्रेजेंटेशन किया ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने। 53 ईयर्स चल रहे हैं अभी मेरे, उसमें मैं पहली बार ये सब सीखा। मैं शर्माया नहीं कि मैं तो यार, मैं तो CXO था, मैं तो ये था, मैं छोटे मोटे काम कैसे। तो ये लर्निंग जो है ना, इसको आप कभी ना छोड़ें। और जिंदगी में 70 साल के भी हो जाए तो ये लर्निंग ना छोड़े। उसका एक ही कारण है, ये नहीं कि आपको सक्सेस ही मिलेगी खाली। उससे आप एक मोटिवेशन रहता है आपके अंदर, एक जान रहती है, एक स्ट्रेंथ रहती है, एक अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। तो आई थिंक यही मेरा कहना है कि ये जरूर होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर। कंटिन्यूअस लर्निंग इज सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब मैं भी, अगर मैं अपना वाला स्टार्ट करूं, मैंने ओरेकल से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। ओरेकल के टाइम पर, उस समय ओरेकल 10G पे मैंने काम किया। फिर मैं नेटवर्क टीम में आया तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करा। उसके बाद मैंने कुफोर्ड ज्वाइन करा, तो स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर रही। फिर वो थोड़ा सा मोबाइल एप्स आई। फिर उसके बाद क्लाउड आ गया तो AWS पे काम किया। फिर वो डेवऑप्स आ गया तो डेवऑप्स पे काम किया। फिर बीच में एज़्योर डेवऑप्स आया तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली, कि आपकी जो कंटिन्यूअस लर्निंग है ना, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको वो करते चले जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट AI, अरे मैं कहां से, आई वॉज नोवेयर क्लोज टू टेक। राइट नाउ, जस्ट बिकॉज लोगों को वो अच्छा लगता है और उनको सीखना है, उस वजह से मैं AI सीख गया, हर प्लेटफॉर्म सीख गया। बट वो सीखने से खाली व्यूअरशिप या सब्सक्राइबर वाली बात नहीं है। उससे मेरे अंदर एक यूथ पैदा होता है, नया, एक वही नई तो वही तो वही एनर्जी। तो मैं चाहिए, मेरे को भी यही चाहिए कि मेरे को देखना है कि जो आप 53 साल में अभी एनर्जी है ना, मेरे को वो एनर्जी मेंटेन करनी है। इसीलिए आप, यू आर माई इंस्पिरेशनल, कि मैं कोशिश करता हूँ कि भी तो ठीक है एनर्जी है, पर लेकिन उस एज पे जाके भी वो एनर्जी ना बरकरार रहनी चाहिए। दैट इज उस मोर एज का क्या इम्पोर्टेंट। मतलब, मैं जवान हूं अभी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल टॉकिंग टू यू शांति। बहुत दिन से हम ये सोच रहे थे कि बात करनी है, तो यही जरिया मैंने सोचा ये बेस्ट है, इस पे बात की जाए। कॉफी पे बात करने से अच्छा है इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। So thank you very much, Shanti, and thank you for your time. And I'm also in Gurgaon, so uh, 3 cheers for the Delhi team in IPL. और फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद।